हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र की पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2। तो इसमें अध्याय 5 में है लिंग बोध। अध्याय 5 में है लिंग बोध। तो इसमें एक छोटी सी घटना से शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चलिए घटना सुनते हैं, जिससे ये जो अवधारणा है लिंग बोध का वो स्पष्ट हो जाएगा। रिंकी के पापा उसकी मम्मी को अस्पताल ले गए थे। रिंकी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी मम्मी को अस्पताल ले जाया गया। दादी ने उसे बताया कि वह दीदी बनने वाली है, तो रिंकी खुशी से उछल पड़ी। घंटी बजने पर जब उसने फोन रिसीव किया, तब पापा बोले, बेटी तुम दादी बन गई, दीदी बन गई। तुम्हारी एक बहन आई है। यह सुनकर रिंकी फूली नहीं समा रही थी। उसे दीदी बनने पर गर्व हो रहा था। तो वो बहुत खुश थी जब उसके पापा ने फोन करके कहा कि तुम्हारी एक बहन आई है और तुम दीदी बनने वाली हो। तो ये सब सभी बच्चों के साथ होता है। जब ऐसा खबर सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो रिंकी भी बहुत खुश हुई। यह शुभ समाचार अपनी दादी को सुनाने वह तुरंत दौड़ पड़ी, और वो इतना खुश थी कि वो ये खबर सुनाने अपनी दादी के पास दौड़ कर गई। खबर समाचार सुनते ही दादी बोली, अरे भगवान, एक बेटा दे देता तो अच्छा रहता, पर घर का चिराग तो बेटा ही होता है। तो जब रिंकी ने ये बात सुनी, दादी ने कहा कि इस बार भी बेटी हुई है, यदि बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटा से ही परिवार चलता है, ये घर का चिराग है। तो जो पुराने लोग हैं उनमें ये धारणा बनी रहती है कि बेटे के द्वारा ही वंश आगे बढ़ता है। लेकिन ये बात सोचिए कि बेटा और बेटी में क्या फर्क है। और लोग जो कहते हैं कि बेटे से वंश बढ़ता है, लोग नाम रहता है, लेकिन आपको यदि पूछा जाए कि आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम है, तो क्या आप बता सकते हैं? और बहुत कम लोग ही बता सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों से भी पूछ सकते हैं कि मेरे दादाजी के दादाजी का क्या नाम था, तो शायद ही कोई बता पाए। तो ऐसा अक्सर होता है। तो जब दादाजी के दादाजी का नाम तक अभी तक नहीं रहा, तो वंश आगे बढ़ेगा, उनका नाम रहेगा, ये धारणा तो बिल्कुल गलत है। तो आप भी ये बात सोच के देखिए। लेकिन समाज में ऐसी धारणा बना के रखते हैं कि एक बेटी से परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है और एक बेटा से ही परिवार आगे बढ़ सकता है, उनका नाम आगे रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बस 1-2 पीढ़ी के बाद ही लोग आपका नाम भूल जाते हैं। आपका नाम तो तभी अमर रह सकता है, तभी लोगों को याद रह सकता है, जब आप अच्छे कर्म करेंगे। लोगों के कर्म से ही लोग पहचानते हैं और सदियों तक उनका नाम याद किया जाता है। ये नहीं कि बेटा के द्वारा ही उनका परिवार आगे बढ़ेगा, उनका नाम रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उन्होंने तो शादी ही नहीं की, फिर भी उनका नाम अब तक लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। तो अच्छे काम कीजिए, उसी से आपका नाम जुगों जुगों तक याद रहेगा। ये नहीं कि बेटे होगा तभी आपका नाम आगे बढ़ेगा। तो यही है। लेकिन लोगों में ये धारणा बनी हुई है। तो दादी की जो ये इस प्रतिक्रिया थी, तो रिंकी की जो खुशियों को गायब कर दिया। तो रिंकी इससे पहले बहुत खुश थी, लेकिन जब दादी ने इस तरह से दुख भरा प्रतिक्रिया दिया, तो छोटी सी लड़की है रिंकी, तो उसके मन को भी ये लगेगा कि शायद ये खुशी का खबर नहीं है। इसलिए जो रिंकी पहले खुश थी वो दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि बेटी के जन्म पर दादी खुश क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, वो तो इतना सब नहीं समझता है। तो जब रिंकी ने ये बात सुनी, तब उसको लगा कि क्या बेटी के जन्म से दादी खुश क्यों नहीं है, वो समझ नहीं पा रही थी। तो आप लोगों से भी कुछ सवाल है कि
क्या दादी की प्रतिक्रिया सही थी? जो दादी ने प्रतिक्रिया दी कि बेटा ही घर का चिराग होता है। लेकिन आजकल यदि लड़कियों को भी मौका दिया जाए तो वो भी घर का नाम रोशन करते हैं। हर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पहले लड़कियां नहीं जा सकती थी, लेकिन अभी लोगों के सपोर्ट के कारण, परिवार के सपोर्ट के कारण वो भी अच्छे जगहों में जा रही। और ऐसा नहीं है कि बेटा है तो वही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटी भी सहारा बन सकती है। तो लोगों की ये जो धारणा है ये बदलने की आवश्यकता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या दादी की प्रतिक्रिया सही थी, तो आपको कमेंट करके जवाब देना है। और अगर रिंकी के स्थान पर आप होते तो आप क्या सोचते? ठीक है, तो आप शायद ऐसा, सारे बच्चे ऐसे ही सोचेंगे, स्वाभाविक है। जब बड़े लोग इस तरह का बातें करेंगे तो बच्चों के मन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे समाज में रिंकी की दादी की तरह प्रतिक्रिया देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। हम जब किसी शिशु के जन्म की खबर सुनते हैं तो हमें उसके स्वास्थ्य से पहले उसके लिंग जानने की उत्सुकता होती है कि वह लड़का है या लड़की। तो ये अक्सर आप सुनते होंगे, जब कोई खबर देता है कि उनके घर में बच्चा हुआ है तो लोग वो कैसा है ये पूछने से पहले पूछते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो ये धारणा समाज में बनी हुई है। तो वस्तुतः समाज के लोगों को अपने बने बनाए मूल्यों के अनुरूप ही शिशु को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचान देने की प्रवृत्ति होती है। लोग ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए स्त्री और पुरुष में जब बचपन में वो जन्म लेता है तब से ही उसमें फर्क करना लोग प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे विचारों वाले भी लोग हैं और समाज में भी काफी बदलाव भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का फर्क करते हैं। तो आप भी अपने घर या अपने आसपास में ऐसी घटनाएं जरूर देखते होंगे। तो समाज उनसे अलग अलग भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं गुणों की अपेक्षा करता है, जिसके कारण शिशु में स्वयं के लड़का या लड़की होने की अनुभूति विकसित होने लगती है। तो बचपन से ही एक लड़का और लड़की के बीच इस तरह का व्यवहार किया जाता है, प्रत्येक व्यवहार पर ऐसी प्रतिक्रिया की जाती है कि वो छोटा सा जो बच्चा है वो खुद ही शुरू से वो अपने लड़का या लड़की होने की अनुभूति उसमें होने लगती है, लोगों की बातों को सुन सुनकर। तो इसे ही लिंग बोध कहा जाता है। और ये जो अनुभूति आती है लड़का या लड़की होने की, तो ये क्या है, इसी को लिंग बोध कहा जाता है। ठीक है, तो लिंग बोध संबंधी मान्यताएं, दृष्टिकोण व अपेक्षाएं आमतौर पर हम अपने परिवार, समाज, परिवेश, संस्कृति, मित्रों व सहपाठियों आदि के बीच स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद ऐसा अनुभव किया है कि आपके साथ भी लड़का या लड़की होने के कारण अलग अलग तरह का व्यवहार किया गया हो, या फिर आप किसी अपने दोस्तों को भी देख सकते हैं जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो, या फिर आपके पड़ोसियों से। तो निश्चित रूप से आप सभी ने ऐसा अनुभव जरूर किया होगा। तो समाज में सामान्यतः यह भेदभाव जन्म से प्रारंभ होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तब से ये भेदभाव शुरू हो जाता है समाज में और बड़े होने तक चलता रहता है। माता पिता के द्वारा लड़कों को कार, बंदूक तथा लड़कियों को गुड़िया जैसे खिलौने दिए जाते हैं। तो जब बच्चा छोटा रहता है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है खिलौने से कि कौन सा किसको, लेकिन छोटे से ही माँ पिताजी ही उसमें भेद करने लगते। यदि लड़का है तो उसको कार देंगे, बंदूक देंगे, और यदि लड़की है तो उसको गुड़िया ला देंगे, खिलौने ला देंगे उस तरह के, या फिर किचन का सामान ला देंगे खिलौने वाला। तो ये भेद शुरू से ही घर से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? जबकि इन खिलौने से खेलने में दोनों को एक जैसा ही आनंद आता है। लड़का हो या लड़की दोनों इससे खेलना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी शुरू से ही ये भेद करते हुए दोनों को अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं। अगर हम विचार करें तो यह भेदभाव प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में झलकता है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें उनके साथ होती हैं जिससे उनके बीच भेद होता रहता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसी के द्वारा भेद होता है। जैसे उन्हें
कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से खेल खेलने चाहिए तथा कैसे बातें करनी चाहिए। ये बर्ताव बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो भविष्य में उनकी भूमिकाएं अलग अलग होगी। तो शुरू से इस तरह से कि आप लड़की हो तो आपको इस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, आप लड़के हो तो इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, आप लड़के हो तो इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, लड़की हो तो इस तरह का। तो इतना ज्यादा शुरू से ही उनके बीच भेद किया जाता है, उनको उस तरह से समझाया जाता है, उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है कि उनके मन में भी एक भेदभाव शुरू से ही सृष्टि करने लगता है कि हाँ, मैं लड़का हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लड़का हूं तो मैं रो नहीं सकता। तो इस तरह की भावना आ जाती है। और वो लड़की है तो वो रो सकती है, वो क्रिकेट नहीं खेल सकती है, लड़की है तो इस तरह की जो भावना है परिवार से ही शुरू हो जाता है। और ये भावनाएं बढ़ते बढ़ते उनके साथ इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में वे स्त्री या पुरुष के रूप में वे भूमिकाएं उनको पालन करनी पड़ती है। तो इस तरह का शुरू से ही होता रहता है कि उनमें जो भेद होता है वो आगे चलकर और भी बढ़ता जाता है। बाद के जीवन में इसका प्रभाव उनके अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनने पर भी पड़ता है। तो लड़की है इसलिए उसको खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोने आने चाहिए, बर्तन धोने आने चाहिए। और लड़का है इसलिए तुमको कपड़े नहीं धोने चाहिए, बर्तन नहीं धोने चाहिए। तो इस तरह का भेदभाव घर से ही हो जाता है। इसलिए वो बचपन से ही उनके मन में ये भेद आ जाता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। लेकिन ये भावना शुरू से नहीं आने देना चाहिए। और इसी के कारण समाज में इतनी ज्यादा दरार है और इतना बड़ा एक गैप है दोनों के बीच में। ठीक है। गतिविधियां, लड़कों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों की सूची तैयार कीजिए। क्या इन खेलों को लड़कियां नहीं खेल सकती? तो अभी समय में काफी बदलाव भी हुआ है आधुनिक समय में कि लड़कियों और लड़कों में जो पहले भेद होता था वो भी कम हुआ है। और जैसे क्रिकेट को माना जाता था ये लड़कों का खेल है, लेकिन अभी लड़कियां भी खेलने लगी। तो इस तरह से हर क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ है और वो जो लिंग भेद है उसमें भी काफी कमी आई है। स्त्री एवं पुरुषों के कार्यों का महत्व। तो समाज में स्त्री एवं पुरुष मिलकर कई तरह के काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाओं और उनके कामों के महत्व को एक समान नहीं समझा जाता है। तो तालिका में कुछ कार्यों को दिखाया गया है, पता लगाइए कि इन कार्यों को कौन करते हैं। तो आप जवाब दीजिए कि आपके घर या आसपास में ये कार्य कौन करता है। खाना बनाना, तो अधिकांश बच्चे कहेंगे कि माँ करती, स्त्री करती हैं। बर्तन धोना स्त्री करती है। कपड़ा धोना ये पारंपरिक ऐसा ही चला आ रहा है, कपड़ा धोना स्त्री। ईंधन इकट्ठा करना पुरुष, हल चलाना पुरुष, नौकरी करना पुरुष, मवेशियों को चराना पुरुष। तो इस तरह से एक फिक्स भावना हो गई है कि ये सारे काम लड़कों के हैं, ये सारे काम लड़कियों के हैं। तो इस तरह से एक बंटवारा जैसा हो गया। लेकिन अभी काफी बदलाव हुआ कि खाना बनाना पुरुष भी करते हैं, बर्तन धोना पुरुष भी करते हैं। तो काफी अंतर आया है। लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि पूरी अंतर हो गया है, अभी भी वो भावना बनी हुई है और आप ये खुद अनुभव कर सकते हैं। और आपने अनुभव किया होगा कि घरेलू काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई तथा देखभाल करना, विशेषकर बच्चों की, बुजुर्गों की, बीमारों की, तो आदि की जवाबदेही किसकी होती है? स्त्रियों की होती है। लेकिन इन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, इन्हें स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य माना जाता है कि हाँ, ये जो कार्य है उनको करने ही है, ये उनका काम है। और इनके काम को इतना महत्व तो नहीं दिया जाता। वो दिन भर काम करते रहती हैं, बुजुर्गों को संभालना, बच्चों को संभालना, बीमार को संभालना, खाना बनाना, सफाई करना, पूरे दिन व्यस्त रहती है। फिर भी उनको उनके जो काम है उसको महत्व नहीं दिया जाता। कहा जाता कि वो दिन भर क्या किया, उसने घर में ही तो थी। शहरों में कुछ घरों में घरेलू कार्य करने के लिए काम पर रखी गई महिलाओं को तनख्वाह के नाम पर बहुत कम राशि दी जाती है तथा उनके व्यवहार भी सम्मानजनक नहीं किया जाता क्योंकि इस काम को छोटा समझा जाता है। वास्तव में घरेलू कामों में भी शारीरिक
श्रम लगता है। तो घरेलू जो काम होते हैं, आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, घर का काम क्या है, घर में रख, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है। जैसे खाना बनाने आदि में गर्म चूल्हे के सामने रहना पड़ता है। गांव की कुछ स्त्रियां जंगलों से जलावन की लकड़ियां आदि लाती हैं, जो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो उनका यही काम है, उनको ये करना है। तो इस तरह की धारणा अभी भी बनी हुई है। कुछ स्त्रियां बाहर नौकरी भी करती है, उन्हें कामकाजी महिलाएं कहा जाता है। जो नौकरियां करती है बाहर जाकर, उनको कामकाजी महिला कहा जाता है। उन पर काम का दोहरा बोझ होता है। एक बात और कि वह घरेलू कामों में लगने वाले लंबे समय को महत्व नहीं देते। तो कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, उनको घर का तो पूरा करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, साथ में बाहर का भी काम करना पड़ता है, मतलब उनको डबल काम करना पड़ता है। लेकिन जब एक पुरुष काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो बस उनको बाहर का करना पड़ता है, उनको घर का नहीं करना पड़ता है। करना भी पड़ता है तो बाहर का कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन एक महिला कामकाजी होते हुए भी घर संभाल सकती है, लेकिन फिर भी उसको कमजोर समझा जाता है। तो आपके आसपास किसी कामकाजी स्त्री एवं पुरुष के काम करने की समय की अवधि का पता लगाइए और ये पता लगाइए कि कौन अधिक देर काम करते हैं। तो ये रूढ़िवादी धारणा है। तो रूढ़िवादी धारणा को और अच्छे से यहाँ जानते हैं। समाज में रूढ़िवादी धारणा के कारण ही स्त्री एवं पुरुष से अलग अलग अपेक्षाएं की जाती है। मतलब पुरुषों और स्त्रियों में अलग अलग अपेक्षा की जाती है। महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यदि नौकरी करती भी हैं बाहर, तो घर का काम करे पहले, फिर काम के बाद बाहर का काम करे। लेकिन पुरुषों के केस में क्या होता है कि हाँ, वो बाहर नौकरी कर रहे हैं तो वो घर का काम उनको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से महिलाओं से अलग अपेक्षाएं रखी जाती है और पुरुषों से अलग, जो उनके जीवन में विकास के अवसरों को प्रभावित करती है। यह धारणा खासकर लड़कियों के जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को बाधित कर देता है। तो इस तरह से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये धारणा बदलनी चाहिए और सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, जिसके कारण उनका मनोबल टूट जाता है तथा आत्मविश्वास में भी कमी आती है। इसे हम 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो इससे जुड़े 2 उदाहरण हैं जिसको हम अभी कहानी में एक देखेंगे। तो अनीमा की कहानी है। अनीमा छोटे से गांव में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी है। तो अनीमा की उम्र 14 वर्ष है। वो एक छोटे से गांव में रहती है। उसके पिता पास के शहर में एक दुकान चलाते हैं। पास के शहर में उसके पिता का एक दुकान है। उसके 2 बड़े भाई हैं। अनीमा कक्षा 8 में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अनीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उससे बड़े 2 भाई भी हैं। कुछ दिन पहले उसकी माँ के पैर की हड्डियां सीढ़ियों से गिरने के कारण टूट गई। तो उनकी माँ की पैर की हड्डी सीढ़ी से गिरने के कारण टूट गई थी। तो डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। अनीमा के पिता ने उससे कहा कि वह कुछ दिन स्कूल ना जाए और अपनी माँ की देखभाल करे। तो अनीमा से कहा गया कि माँ की देखभाल करे और स्कूल ना जाए, क्योंकि स्कूल जाएगी तो कौन देखभाल करेगा। अनीमा ने अपने पिता से कहा कि भाइयों को भी घर के काम में सहयोग करने को कहे, क्योंकि उसकी परीक्षा नजदीक है। और उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे जो बड़े 2 भाई हैं, वे उनको भी कहो कि वे भी घर के काम में तुम्हारी मदद करें, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा नजदीक है, जिससे तुमको पढ़ने का भी मौका मिल जाए और तुम्हारा काम भी हो जाए। पर पिता ने कहा कि माँ की देखभाल तथा घर के कामकाज में वह अच्छे से कर सकती है। माँ की देखभाल और घर के कामकाज से उसे इतना समय नहीं मिला कि वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। फिर भी अनीमा ने परीक्षा देने का निर्णय लिया और जब नतीजा आए तो अनीमा को अच्छे अंक नहीं मिले थे, क्योंकि उसको पढ़ने का समय ही नहीं मिला। और यदि उसके 2 जो बड़े भाई हैं वे भी उसकी काम में मदद कर देते तो शायद अनीमा को पढ़ने का मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो काम का बोझ उनके भाइयों पर क्यों नहीं आया, उस पर ही क्यों आया? क्योंकि वो एक लड़की है और उसके 2 भाई क्या हैं, लड़के हैं। तो इस तरह से काफी भेदभाव, और बचपन से ही उनको उस तरह का बर्ताव हुआ, ऐसा व्यवहार हुआ है। तो उनके भाइयों को लगता है कि वे लड़के हैं इसलिए हमको ये काम नहीं करेंगे, और ये लड़की है इसलिए उसे ये सारे काम करने चाहिए। तो आपके लिए 2 प्रश्न हैं कि अनीमा को कम अंक क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि अनीमा को पढ़ने में का समय नहीं मिला। और दूसरा प्रश्न है कि अनीमा के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि वह घर का काम अच्छे से कर सकती है, क्योंकि वो बचपन से ही अभ्यस्त है, क्योंकि वो एक लड़की है। तो उसको शुरू से ही बताया गया कि तुम एक लड़की हो इसलिए तुम घर का काम सीखो, करो। तो इसलिए कहा उसके पिता ने कि तुम घर का काम तो अच्छे से कर सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो। तो ये रहा एक घटना। तो इससे पता चलता है किस तरह से लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव हो रहा है। अब देखिए हमीद की कहानी। तो हमीद अपना मैट्रिक का परीक्षा फल देखकर खुश था। उसको मैट्रिक की परीक्षा दी थी, उसका जो रिजल्ट आया था उससे वो बहुत खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन उसके पसंदीदा विषय सामाजिक विज्ञान एवं भाषा में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। तो जो हमीद है उसको मैथ साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन सोशल साइंस में, लैंग्वेज में उसके अच्छे नंबर आए। तो जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वह खुश नहीं थे। हमीद तो खुश था कि उसको जिसके फेवरेट सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन उसके माता पिता दुखी थे क्योंकि मैथ साइंस में उसके अच्छे नंबर नहीं थे। हमीद आगे की पढ़ाई कला विषय में करना चाहता था, वो आर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उस पर विज्ञान और कंप्यूटर सीखने का दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि कला विषय लड़कियों के लिए ठीक है, लड़कों को विज्ञान जैसे कठिन विषय पढ़ने चाहिए। और हमीद काफी दबाव में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो हमीद का तो मैथ साइंस अच्छा नहीं था, सोशल साइंस अच्छा था, इसलिए वो सोशल साइंस लेके पढ़ना चाहता था। लेकिन उनके माँ पिताजी ने कहा कि ये तो लड़कियों का सब्जेक्ट है, तुमको तो गणित या कंप्यूटर लेके पढ़ना चाहिए क्योंकि ये लड़कों का विषय है। लेकिन हमीद कैसे पढ़े, उसका तो मैथ साइंस अच्छा नहीं है, यदि वो साइंस लेता है तो उसके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। इसलिए हमीद बहुत ज्यादा प्रेशर में था और बहुत ज्यादा दुखी था। अब हमीद क्या करे, उसके माता पिता तो ये नहीं समझ रहे कि जो उसका जिस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ अच्छी है वही सब्जेक्ट उसे पढ़नी चाहिए। तो उसके माता पिता, आपके लिए प्रश्न है कि उसके माता पिता विज्ञान पढ़ाने के लिए क्यों दबाव बना रहे थे, क्योंकि समाज में ऐसी धारणा है कि साइंस लड़कों का सब्जेक्ट है, आर्ट्स लड़कियों का। तो यही कारण है। तो आप हमीद के जगह होते तो कौन से विषय चुनते? वही विषय चुनते जो आपके लिए अच्छा हो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ना। लेकिन कभी कभी परिवार के द्वारा दबाव बनाया जाता है दूसरे विषयों के लिए, जैसे लड़कों को कहा जाता है कि तुम साइंस ले लो और लड़कियों को कहा जाता है कि आर्ट्स ले लो। तो ऐसा है। विद्यालय से ड्रॉप आउट एवं कम उम्र में विवाह लड़कियों की एक बड़ी समस्या है। तो लड़कियों को घर के कामकाज में इस तरह से फंसा दिया जाता है कि बहुत समय लड़कियां स्कूल ही नहीं जा पाती, ड्रॉप आउट हो जाती है, और बहुत कम उम्र में उनकी शादी भी कर दी जाती, जिसके कारण वो अधूरे में ही पढ़ाई छोड़ देती है। आगे पढ़ने का अवसर मिलने पर भी मानवीय, गृह विज्ञान, नर्सिंग जैसे विषयों को लेकर पढ़ाई करने का उन पर दबाव बनाया जाता है। यदि वो आगे पढ़ना भी चाहती है तो ऐसे सब्जेक्ट उनको दिए जाते हैं जो लड़कियों के लिए मानते हैं लोग, जैसे गृह विज्ञान, होम साइंस हो गया और नर्सिंग हो गया। तो माना जाता है कि ये सारे सब्जेक्ट लड़कियों के लिए हैं। तो ऐसी धारणा समाज में बनी हुई है। लेकिन पूरी ऐसा नहीं है, काफी बदलाव भी हो रहा है और होना भी चाहिए। सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण ही समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई हैं, और ये जो धारणाएं हैं ये क्या है, रूढ़िवादी धारणा है, और इसके कारण क्या है, समाज में बहुत सारी बुराइयां भी हुई। जैसे हमारे समाज में बेटे की चाहत अधिकांशतः भारतीय परिवार को है। तो हमारे समाज में अभी भी ऐसी धारणा है, लोग इतने शिक्षित हैं फिर भी ऐसी धारणा है कि हमें बेटा हो जिससे वंश आगे बढ़े, और ये धारणा पुरातन काल से चली आ रही है। लड़कों को परिवार के लिए कमाने वाला, उत्तराधिकारी एवं बुढ़ापे का सहारा तथा लड़कियों को प्रायः बोझ समझा जाता है।
लेकिन परिस्थिति क्या है वर्तमान में, उल्टा है। अभी लड़कियां कमा के अपने परिवार को चला रही है, अपने बूढ़े माँ पिताजी को देख रही है। इसलिए ये सोच गलत है। ये जो रूढ़िवादी धारणा प्राचीन काल से बनी आई है, उस पर बदलाव करने की आवश्यकता है। इसका कारण प्राय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा है। और लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है? क्योंकि उसके शादी कराने के लिए लड़की के पिता को बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है, बहुत खर्च कराना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, और उस दहेज को चुकाने के लिए उसकी पूरा जीवन कर्ज से भर जाता है, और जमीन जायदाद बेच देने पड़ते हैं, घर बेच देने पड़ते हैं, और इस कारण से लड़कियों को बोझ समझा जाता है। तो ये जो दहेज प्रथा है ये भी बंद होना चाहिए। और जो शिक्षित लोग हैं उनको भी इसका विरोध करना चाहिए कि हम ना दहेज लेंगे ना देंगे, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। इसका कारण बाल विवाह, बाल कन्या हत्या, कन्या भ्रूण हत्या तथा सम्मान हेतु हत्या जैसी सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त हैं। हालांकि सरकार इन सभी पर प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार कानून बनाकर इस पर रोक लगा रही है, लेकिन फिर भी लुके छुपे ये सारी घटनाएं हो रही है। जैसे बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण को ही हत्या कर दिया जाता है, और यदि बच्ची ने जन्म लिया तो बच्ची को मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, या फिर यदि बच्ची अपने मन से विवाह करना चाहती है तो उसकी हत्या कर दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है। इस पर कानूनी रूप से ये प्रतिबंधित है, अपराध है, लेकिन फिर भी लोगों में लुका छुपी ऐसे घटनाएं हो रही है। समाज में ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सम्मान हेतु हत्या, जब किसी परिवार या वंश के सदस्य के द्वारा परिवार की प्रतिष्ठा या इज्जत के आधार बनाते हुए किसी की हत्या कर दी जाती है तो इसे सम्मान हेतु हत्या कहा जाता है। बहुत समय क्या होता है, लड़कियां अपनी इच्छा से शादी करने चाहती हैं तो परिवार के लोगों को लगता है कि ये उनके सम्मान की हानि है और उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो हत्या है उसे सम्मान हेतु हत्या कहते हैं। अब देखते हैं आंकड़ों में लैंगिक विभाजन। तो निम्नलिखित आंकड़ों पर ध्यान दीजिए तथा पता लगाने का प्रयास कीजिए कि किन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और इसकी तुलना करके देखिए, ठीक है। तो भारत में 2011 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं थी किस राज्य में, उसका हिसाब दिया है। जैसे भारत में 1000 पुरुष में यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या है 943। झारखंड में यदि 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या है 947। केरल में 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं हैं 1084। पुदुचेरी में 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं हैं 1037। तमिलनाडु में 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं हैं 996। हरियाणा में 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं हैं 830। तो इस आंकड़े से देखने से पता चलता है जैसे केरल और पुदुचेरी में महिलाओं की संख्या अधिक है, तो ये किस कारण से हुआ, वहां पे शिक्षा का दर काफी अधिक है, इसलिए लोगों में जागरूकता है, और जो भ्रूण हत्या वगैरह जो घटनाएं हैं वैसे जगहों में कम होती है, इसलिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो कुछ राज्य हैं जैसे यहाँ हरियाणा, यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है काफी अंतर है। तो ऐसी परिस्थिति वहां हो गई है कि अब शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। जब आपको बहू तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए, लेकिन बहू कहाँ से आएगी जब बेटी ही नहीं होगी। लेकिन ये मानसिकता लोगों में बदलनी चाहिए कि बेटी और बहू तो दोनों समान ही हैं, इसीलिए बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। तो ये आंकड़े देखकर आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब है साक्षरता दर। जिन राज्यों में साक्षरता दर अधिक है वहां स्त्री पुरुष का अनुपात कम है, और जिन राज्यों में साक्षरता कम है वहां स्त्री पुरुष का अनुपात बहुत ज्यादा है। जैसे केरल में स्त्रियों का संख्या अधिक है, पुदुचेरी में अधिक है क्योंकि वहां साक्षरता दर अधिक है। अब देखिए राज्य, यहाँ पुरुष की संख्या दी गई है, परसेंटेज दिया गया है, और यहाँ महिला का, और यहाँ कुल दिया है। जैसे झारखंड में साक्षरता दर पुरुषों की है 78.45% और महिलाओं की है 56.21%, मतलब कुल हो गया 66.63%। केरल में है 96.11% और
महिलाओं की साक्षरता दर है 92.07% और टोटल है 94.0 94.0%। लाक्षाद्वीप में है 95.56%। पुरुषों की साक्षरता दर, महिलाओं की है 87.95 और कुल है 91.85। मिजोरम में है पुरुषों की संख्या 93.35%, महिलाओं की है 89.27% और कुल है 91.33%। तो इस तरह से स्त्री पुरुष, तो इसमें क्या दिख रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कम है। कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा अंतर है, कुछ राज्यों में लगभग आसपास है। तो इस तरह से साक्षरता दर के कारण भी महिलाओं और पुरुषों में का जो अनुपात है वो कम अधिक है। तो ये स्रोत कहाँ से मिली? ये 2011 के जनगणना के द्वारा ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको रिपीट करके पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। अब आगे है लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और ये चैप्टर यदि आपको अच्छे से समझना है तो दोनों पार्ट, दोनों भाग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।